लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि सरफेस किस चीज़ को कहते हैं। सरफेस आपके ख्याल में किस चीज़ को कहते हैं? मुझे ये लगता है कि जो प्लेन है, प्लेन चीज़ को हम सरफेस कहते हैं। रफली स्पीकिंग हम हर उस चीज़ को सरफेस कहते हैं जो प्लेन ना भी हो लेकिन प्लेन जैसी हो। प्लेन जैसी होने से क्या मुराद है? हर वो चीज़ जो प्लेन है सरफेस है, या और जनरली हर वो चीज़ जो प्लेन जैसी है वो सरफेस है। अब प्लेन जैसी से क्या मुराद है? प्लेन जैसी से मुराद ये है कि हो सकता है वो पूरी की पूरी तो प्लेन ना हो लेकिन उसके कुछ हिस्से बनाए जाएं और उनमें से हर हिस्सा प्लेन जैसा हो। मिसाल के तौर पे ये बॉक्स है, क्या ये बॉक्स प्लेन है? नहीं, लेकिन इसके अगर मैं 6 हिस्से कर लूँ, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, इनमें से हर हिस्सा प्लेन जैसा है, या कह लें हर हिस्सा प्लेन है। आप कहेंगे प्लेन तो इतना बड़ा है, ये तो बॉक्स इतना सा है, आप इसको प्लेन क्यों कह रहे हैं? प्लेन जैसा है या प्लेन है, मैं एज ए टोपोलॉजिकल स्पेस बात कर रहा हूँ, और टोपोलॉजिकल स्पेस में ज़रूरी नहीं होता कि साइज़ एक जितना हो। टोपोलॉजिकल स्पेस में दो चीज़ें अगर थोड़ा सा स्ट्रेच करके, ज़ोर लगा के, थोड़ा सा एक्सपेंड करके या कंप्रेस करके आपस में कोइंसाइड करवाई जा सकती हों तो वो दोनों क्या होती हैं? वो दोनों सेम ही होती हैं, वो होम्योमॉर्फिक होती हैं। ये जो भी मैंने आपके बॉक्स दिखाया था ये ख़ुद से तो प्लेन नहीं है, लेकिन इसके पैचेस, इसके हिस्से ऐसे बनाए जा सकते हैं जो प्लेन जैसे हैं, तो हम कह सकते हैं ये भी एक सरफेस है। क्या ये जो आपकी ज़मीन है जिस पर आप खड़े हुए हैं, क्या ये सरफेस है? लगता तो नहीं है कि ये प्लेन जैसी है या प्लेन है। अर्थ किस तरह की होती है ये आपको मालूम है, बेज भी है। अर्थ इस तरह की थोड़ी सी स्फेरिकल है, लेकिन कहले स्फेरिकल को थोड़ा सा प्रेस कर दिया गया है। कोई मोटा ताजा बंदा इसके ऊपर बैठ गया, थोड़ी सी प्रेस हो गई है। इस तरह की जो है हमारी अर्थ है। क्या ये सरफेस है? क्या ये प्लेन जैसी है? जब हम किसी जगह अर्थ के ऊपर खड़े हों तो हमें तो ये प्लेन जैसी ही दिखती है। अर्थ के ऊपर किसी भी जगह पर आप खड़े हो जाएं, आपको क्या लगता है? आपको तो नहीं लगता कि ये इस तरह की थोड़ी सी खम है, इसमें थोड़ी सी बेंड हो रही है, ये फुटबॉल जैसी है या बेसबॉल जैसी है, बिल्कुल भी नहीं लगता। हमें तो ये प्लेन जैसी ही लगती है। तो बेसिकली जो अर्थ है ये भी एक सरफेस ही है। आर क्यूब में वो सारी चीज़ें जो सरफेस जैसी बनाई जा सकती हों, जिनको ऐसे पीसीज में डिवाइड किया जा सकता हो जो सरफेस बन जाएं, जो प्लेन जैसे बन जाएं, हम आर क्यूब के हर उस सबसेट को सरफेस कहते हैं। जनरली हम कहते हैं एस सबसेट हो आर क्यूब का। एस क्या हो? आर क्यूब का सबसेट हो, और एस के पीसीज किए जा सकें। क्या किए जा सकें? पीसेस किए जा सकें। ऐसे पीसेस जो किस तरह के हों? जो प्लेन जैसे हों। अगर हम किसी आर क्यूब के सबसेट के ऐसे पीसेस बना लें जो प्लेन जैसे हों तो हम उसको कहते हैं कि वो आर क्यूब का सबसेट जो है वो सरफेस है। ये रफली स्पीकिंग बात कर रहा हूं मैं। अब एग्जैक्टली बात करते हैं कि एग्जैक्टली आर क्यूब के कैसे सबसेट को हम सरफेस कहते हैं। सरफेस की डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन करने लगे हैं। आर क्यूब हमारे पास यूक्लिडियन स्पेस है, ये हमारे पास मैट्रिक स्पेस है, ये हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है। हर मैट्रिक स्पेस टोपोलॉजिकल स्पेस होती है। हमने एस लिया आर क्यूब का एक सबसेट। क्या लिया? एस आर क्यूब का सबसेट। इस एस को हम कहेंगे सरफेस है। कब कहेंगे सरफेस है? हम कहेंगे अगर मैं इसका कोई सा भी पॉइंट लूं, इस एस का कोई सा भी पॉइंट लूं और मुझे मिल जाए
जी अभी मैंने कहा था मैं ज़मीन के ऊपर जब किसी भी जगह पर खड़ा होता हूँ तो मुझे ये प्लेन जैसी नज़र आती है। यानी मैं कह सकता हूँ कि मेरे इर्द गिर्द एक ऐसा ओपन सेट मौजूद है, एक ऐसा ओपन बॉल मौजूद है जो प्लेन जैसा है। जो क्या है? प्लेन जैसा है। तो मुझे मिल जाए देयर एग्जिस्ट ओपन सेट W in R³ and an open set U in R² such that, दोबारा दोहरा दूं, मैंने कहा जब मैं ज़मीन के ऊपर खड़ा हुआ हूं तो मेरे दाएं बाएं की जगह मेरे दाएं बाएं का ओपन सेट वो क्या है? प्लेन जैसा है। मुझे मिल जाए एक ओपन सेट R³ में और एक ओपन सेट R² में कि जो पॉइंट P है ये इस ओपन सेट W में मौजूद हो, और ये जो ओपन सेट W है, W मैंने ओपन सेट लिया है किसका? R³ का। ये ओपन सेट जब इंटरसेक्ट करे S के साथ, यानी मैं देखें याद करें जब मैं बात करूंगा ओपन सेट की R³ के अंदर तो वो ओपन बॉल्स जैसा होगा। कैसा होगा? ओपन बॉल। यानी मैं अगर ज़मीन के ऊपर खड़ा हुआ हूँ और मैं एक ऐसा ओपन सेट लेना चाह रहा हूँ जिसमें मैं मौजूद हूँ, यानी W लेना चाह रहा हूँ, तो वो W जो ओपन सेट होगा वो ओपन बॉल्स से मिलकर बनेगा। किससे मिलकर बनेगा? ओपन बॉल से। यानी यहाँ पर एक बॉल होगा जिसके अंदर मैं मौजूद होगा, वो W है। लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं पूरे ओपन बॉल की बात नहीं करने लगा कि वो प्लेन जैसा हो। मैं किसकी बात करने लगा हूँ? मैं इस सरफेस ऑफ अर्थ की बात करने लगा हूँ कि वो प्लेन जैसी है। तो मैं इस W का ओपन बॉल का इंटरसेक्शन लूँ S के साथ, यानी सिर्फ वो पॉइंट्स लूँ जो सरफेस के ऊपर हैं। मैं ज़मीन पे खड़ा हूँ, सिर्फ ज़मीन के पॉइंट्स लूँ। ओपन बॉल लूँ मैं कहाँ से? R³ में से। लेकिन इस ओपन बॉल W का इंटरसेक्शन ले लूँ S के साथ, यानी जैसे मैं ज़मीन पे खड़ा हूँ तो सिर्फ वो पॉइंट्स ले लूँ जो ज़मीन के ऊपर हैं। यानी अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ अर्थ के ऊपर, ओपन बॉल लिया मैंने W जो कहाँ है? R³ में है। इस W का वो हिस्सा ले लिया इंटरसेक्शन में जो इस S के साथ, ये मेरा इस वक्त S है, अर्थ S है, यहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, W ओपन बॉल है, W ओपन सेट है, इस ओपन सेट में इस ओपन बॉल में मैं मौजूद हूँ। मैंने इस ओपन बॉल का वो हिस्सा, वो इंटरसेक्शन ले लिया जो S के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, वो पार्ट ले लिया जो पार्ट कहाँ पर है? इस S में मौजूद है। पूरा ओपन सेट W नहीं लिया, पूरा ओपन बॉल W नहीं लिया, मैंने क्या लिया? W का इंटरसेक्शन S के साथ लिया। अब ये हिस्सा जो है, जो मेरे पैरों के दाएं बाएं हैं, वो तो प्लेन जैसा है, वो होम्योमॉर्फिक है। किसके? वो होम्योमॉर्फिक है ओपन सेट U के, R² के, ओपन सेट U के। दोबारा दोहरा देता हूँ, R³ है, मैट्रिक स्पेस है, टोपोलॉजिकल स्पेस है, इसका एक सबसेट S लिया, इस सबसेट S को हम सरफेस कहेंगे। जब भी हम एक पॉइंट लें, उस पॉइंट के करीब वाली जो सरफेस है वो प्लेन के होम्योमॉर्फिक हो। हमें मिल जाए R³ में एक ओपन सेट W, जिस ओपन सेट W में मौजूद हो P, और जब इस ओपन सेट W का इंटरसेक्शन S के साथ लें, यानी P मौजूद है, ये मैं मौजूद हूँ, इसका इंटरसेक्शन लिया अर्थ के साथ, S के साथ, ये वो हिस्सा बन गया जो मेरे करीब है, जो इस P के करीब है और जो सरफेस के ऊपर है। ये हिस्सा प्लेन जैसा है, ये होम्योमॉर्फिक आ जाए R² के एक ओपन सेट U के। अगर ऐसा हो जाए, और ऐसा S के कितने पॉइंट्स के लिए हो जाए? हर पॉइंट के लिए। मैं S के पॉइंट्स लेता जाऊं, मुझे मिलते जाएं ओपन सेट W और U के W और S का इंटरसेक्शन, यानी ओपन सेट में तो मैं R³ के ले रहा हूँ, लेकिन इस ओपन सेट के वो पॉइंट्स ले लिए जो S के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इनका इंटरसेक्शन और U जो है आपस में क्या हो? होम्योमॉर्फिक हो। जब भी मैं S का कोई सा भी पॉइंट P लूँ, मैं ढूंढने में कामयाब हो जाऊँ ओपन सेट R³ में W
और एक ओपन सेट U R स्क्वायर में कि S इंटरसेक्शन W होम्योमॉर्फिक हो U के या S इंटरसेक्शन W प्लेन के किसी ओपन सबसेट U जैसा हो। अगर मैं S के हर पॉइंट P के लिए ऐसा करने में कामयाब हो जाऊं तो मैं कहूँगा कि S जो है वो सरफेस है। R क्यूब का एक सबसेट S सरफेस होगा। कब सरफेस होगा? जब उसके हर पॉइंट के लिए R क्यूब में एक ओपन सेट मिल जाए W और एक R स्क्वायर में ओपन सेट मिल जाए U, कि जब मैं S का और W का इंटरसेक्शन लूँ यानी सरफेस के ऊपर पॉइंट्स लूँ जो P के करीब करीब हैं, वो सारे पॉइंट्स से जो सेट बन रहा है वो प्लेन के एक सबसेट के होम्योमॉर्फिक हो, यानी प्लेन जैसा हो, प्लेन के एक ओपन सबसेट U के होम्योमॉर्फिक हो। अगर मैं S के हर पॉइंट के लिए ऐसा करने में कामयाब हो जाऊं तो मैं कहूँगा जो S है वो क्या है? सरफेस है। और जब मैं ये कह रहा हूँ कि U और S इंटरसेक्शन W होम्योमॉर्फिक हैं तो इसका मतलब ये है कि एक फंक्शन फाई मौजूद है U से S इंटरसेक्शन W में, और इस फंक्शन में कितनी खूबियाँ हैं? 3 खूबियाँ हैं। ये फाई क्या है? बाइजेक्टिव है। ये फाई क्या है? फाई कंटिन्यूअस है। और इस फाई का इन्वर्स भी कंटिन्यूअस है। ये जो फाई हमने बनाया है जो S इंटरसेक्शन W और U को होम्योमॉर्फिक बना रहा है, इस फाई को हम पैरामीटराइजेशन कहते हैं। ये जो हमने फाई बनाया है जो U और S इंटरसेक्शन W को होम्योमॉर्फिक बना रहा है, इस U और इस फाई दोनों को मिलाकर हम कहते हैं ये सरफेस पैच है। क्या है? सरफेस पैच है, या हम इसको कहते हैं ये पैरामीटराइजेशन है। सरफेस पैच क्यों कह रहे हैं? मैंने कहा कि बेसिकली सरफेस खुद तो प्लेन जैसी हो सकता है ना हो, लेकिन सरफेस के छोटे छोटे से हिस्से प्लेन जैसे हों। यहाँ पे सरफेस का कौन सा हिस्सा प्लेन जैसा है? S इंटरसेक्शन W। W ओपन सेट है R क्यूब में। ओपन सेट हमेशा ओपन बाल से मिलकर बनता है, ये ओपन बाल से मिलकर ओपन सेट बना है। W R क्यूब में ओपन सेट है। S इंटरसेक्शन W जो है वो S में ओपन सेट है। S का एक ओपन सेट, S का एक छोटा हिस्सा, S का एक पैच होम्योमॉर्फिक है प्लेन के एक ओपन सेट के, प्लेन के एक ओपन सबसेट के, प्लेन जैसा है। ये जो U जैसा बन रहा है तो इस U को और इस फाई को, जो फाई U और S इंटरसेक्शन W को एक जैसा बना रहा है, इन दोनों के ऑर्डर्ड पेयर को हम कहेंगे ये सरफेस पैच है या ये पैरामीटराइजेशन है। हमने ये काम S के हर पॉइंट P के लिए करना है। अगर हम S के डिफरेंट पॉइंट्स P के लिए ये काम करते चले जाएं और सरफेस पैचेस बनाते चले जाएं और उन सरफेस पैचेस को इकट्ठा कर लें एक सेट में, अगर हम S के हर पॉइंट के लिए U और फाई बनाते चले जाएं और इन U और फाई को इकट्ठा करके एक सेट बना लें तो हम उस सेट को अटलस कहते हैं। अटलस किसको कहते हैं? कलेक्शन को। किसकी कलेक्शन को? कलेक्शन ऑफ पैचेस। U और फाई। लेकिन कितने पैचेस? सेट S में कितने पॉइंट्स हैं? कॉमनली सरफेस के अंदर इन्फिनिट पॉइंट्स होते हैं। हर पॉइंट के लिए एक W ढूंढना है और फिर उस W का S के साथ इंटरसेक्शन लेना है और आपको एक U ढूंढना है कि U होम्योमॉर्फिक हो किसके? S इंटरसेक्शन W के। सेट में इन्फिनिट पॉइंट हैं तो हो सकता है ये पैचेस क्या बने? इन्फिनिट बने। ज़रूरी नहीं है कि इन्फिनिट बने। हो सकता है आपने एक P के लिए जो W ढूंढा है और जो U ढूंढा है, दूसरे P के लिए भी वही W और वही U आ जाए। हो सकता है तीसरे P के लिए भी वही आ जाए। हो सकता है सारे के सारे P के लिए ही सेम W और सेम U आ जाए। बहरहाल
ये जो आप u और फाई ढूंढ रहे हैं ये आप ढूंढते जाएंगे, हर p के लिए ढूंढते जाएंगे। हर p के लिए ढूंढने के बाद इनको इकट्ठा कर लेंगे, इकट्ठा करके एक सेट बना लेंगे। उस सेट को हम अटलस कहेंगे। एक रिस्ट्रिक्शन के साथ, इस रिस्ट्रिक्शन के साथ कि आपके पास जो u की इमेजेस हैं यानी जो s इंटरसेक्शन w हैं वो पूरी की पूरी सरफेस बन जाए, सच दैट images of u phi such that union of images of u phi is S। अगर हम S के पॉइंट्स P लेते चले जाएं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग W और U ढूंढते चले जाएं, और U ढूंढने का मतलब है कि आपने एक होम्योमॉर्फिज्म फाई ढूंढी है। फाई और U से आप पैच बना लें, इस तरह के आप पैचेस बनाते चले जाएं और वो सारे पैचेस इकट्ठे कर लें एक सेट के अंदर, उन पैचेस की एक कलेक्शन बना लें। इस तरह से आपने इतने पैचेस लेने हैं, ऐसा ना हो आप कुछ पैचेस लें कुछ ना लें, आपने इतने पैचेस लेने हैं कि उन पैचेस की जो इमेजेस हैं जब उनका आप यूनियन लें तो वो क्या बन जाए, पूरा का पूरा सेट S बन जाए। इस कलेक्शन को हम अटलस कहते हैं। क्वेश्चन अब ये है कि हमें R³ का एक सबसेट S दिया हुआ है और हमने उस सबसेट S को सरफेस प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? आपने जब भी किसी R³ के सेट S को सरफेस प्रूव करना होगा तो आप पैचेस U और फाई ढूंढेंगे। इतने पैचेस U और फाई ढूंढेंगे कि उन सारे पैचेस U और फाई की इमेजेस का यूनियन S बन जाए। अगर आपने इतने पैचेस ढूंढ लिए तो साबित हो जाएगा कि वो सेट S क्या है, सरफेस है। दोबारा दोहरा दूं, जब भी R³ के किसी सबसेट S को आप सरफेस साबित करना होगा तो आप क्या करेंगे, आप उसके पॉइंट्स के लिए W और U ढूंढेंगे कि W इंटरसेक्शन S होम्योमॉर्फिक हो U के, फाई और U को पैच कहेंगे। इस तरह के पैचेस की कलेक्शन कर लेंगे, इतने पैचेस इकट्ठे कर लेंगे कि पैचेस की जो इमेजेस हैं वो पूरा S बना रही हों। तो अगर आपने अटलस बना लिया, इतने पैचेस इकट्ठे कर लिए कि उन पैचेस की इमेजेस का यूनियन पूरा S बन रहा है, तो इसका मतलब है ये सारा काम आपने कर लिया और साबित कर लिया कि वो S क्या है, सरफेस है। इस आइडिया को इस्तेमाल करते हुए R³ के कुछ सबसेट्स को सरफेस साबित करते हैं। तो सरफेस की एग्जांपल देखने लगे हैं। हम कह चुके हैं कि सरफेस क्या है, एक R³ का ऐसा सबसेट जिसके पैचेस, जिसके हिस्से प्लेन जैसे हों, जिसके हिस्से प्लेन के ओपन सबसेट्स के आइसोमॉर्फिक हों। तो सबसे पहले जहन में ये ख्याल आता है, क्या R³ में बजाते खुद प्लेन नहीं मौजूद? बिल्कुल, R³ के अंदर प्लेन मौजूद हैं। 3 प्लेन्स तो बहुत फेमिलियर हैं जिनसे आप वाकिफ़ हैं। कौन कौन से? XY प्लेन, YZ प्लेन और XZ प्लेन। इसके अलावा भी और भी किसी भी तरह का प्लेन हो सकता है। तो क्या वो सरफेस होगा? अगर R³ में हम कोई सा भी प्लेन ले लें तो क्या वो सरफेस होगा? यकीनन होना चाहिए, क्योंकि वो तो प्लेन जैसा ही नहीं बल्कि एग्जैक्टली प्लेन ही है। तो पहली जो एग्जांपल हम देखने लगे हैं R³ में सरफेस की, वो बात करने लगे हैं प्लेन की। यानी जो S है, S मैं क्या ले रहा हूँ? प्लेन इन R³ और मैं प्रूव ये करना चाहता हूँ कि ये जो प्लेन है ये क्या है? ये एक सरफेस है। जब भी मुझे किसी R³ के सबसेट S को सरफेस प्रूफ करना होगा तो बेसिकली मुझे ऐसे पैचेस ढूंढने होंगे जिन पैचेस की इमेज का यूनियन जो है वो सरफेस S बन जाए। तो अटलस ढूंढने के लिए सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि जो मैंने U R² का सबसेट लेना है, मेरी कोशिश होगी जो U है
वो आर स्क्वायर ले लूँ और मैं आर स्क्वायर से एस पे फाई बना लूँ, जिस फाई में ये तीनों खूबियाँ मौजूद हों। मुझे बनाना है फाई यू से एस इंटरसेक्शन डब्ल्यू पे। डब्ल्यू जो है वो आर क्यूब का कोई ओपन सबसेट लेना है। अगर मैं आर स्क्वायर से एस पे बना लूँ तो वही फंक्शन मेरा आर स्क्वायर से एस इंटरसेक्शन आर क्यूब पे हो जाएगा, और जो डब्ल्यू लेना था मैंने आर क्यूब का वो आर क्यूब ही ले लूँगा। तो सबसे पहला काम तो मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं फाई बना लूँ आर स्क्वायर से एस पे, और उस फाई में तीनों खूबियाँ हों, बाइजेक्टिव भी हो, कंटिन्यूस भी हो, उसका इन्वर्स भी कंटिन्यूस हो। अगर मैं ऐसा करने में कामयाब हो गया तो जो मेरा अटलस है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, फाई और आर स्क्वायर हो जाएगा। और अटलस मिल जाने का मतलब होगा कि प्रूव हो जाएगा कि ये एस जो है वो क्या है, एक सरफेस है। मुझे आर स्क्वायर से एस पे इन खूबियों वाला फंक्शन ना मिल सका तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं एक से ज़्यादा ऐसे फंक्शन ढूंढने की कोशिश करूँगा। यहाँ पूरा आर स्क्वायर लेने की बजाय आर स्क्वायर का कोई सबसेट लेकर ऐसा काम करने की कोशिश करूँगा। लेकिन पहली कोशिश हमेशा मेरी ये होगी कि मुझे फाई मिल जाए आर स्क्वायर से एस के ऊपर, जो बाइजेक्टिव हो, कंटिन्यूस हो, जिसका इन्वर्स भी कंटिन्यूस हो। जैसे जैसे क्वेश्चंस करते चले जाएंगे, अगर फाई मुझे आर स्क्वायर से नहीं मिलेगा तो आर स्क्वायर के किस सबसेट से लूँगा वो मैं क्वेश्चंस में उसकी वजाहत करता चला जाऊँगा। मुझे इस वक्त फाई बनाना है आर स्क्वायर से एस पे, तो उसके लिए मुझे इस वक्त पता होना चाहिए कि एस के एलिमेंट हैं किस शक्ल के। यानी मैं अगर आर स्क्वायर का एक एलिमेंट लूँ, आर स्क्वायर का मैं एक एलिमेंट लूँ, फ़र्ज़ करें u और v, और उस पर फाई ऑपरेट करूँ, तो मेरे पास सरफेस का कौन सा एलिमेंट जवाब आएगा। सरफेस के एलिमेंट्स की शक्ल मुझे पता होनी चाहिए, और मेरे लिए इस वक्त सरफेस कौन सी है, मेरे लिए इस वक्त सरफेस प्लेन है आर क्यूब में। सबसे पहला काम तो ये है कि मेरे पास आर क्यूब में प्लेन के किसी भी पॉइंट की शक्ल पता हो कि वो पॉइंट है किस शक्ल का, कि मैं यू वी पे ऑपरेट करूँ तो क्या आंसर लेकर आऊँ। तो सबसे पहला काम मैं ये करने लगा हूँ कि आर क्यूब में जो मेरे पास इस वक्त प्लेन है, जिस प्लेन को मैं साबित करना चाहता हूँ कि वो एक सरफेस है जो प्लेन जैसा है, बल्कि एग्जैक्टली प्लेन ही है, उसकी इक्वेशन, उसके अंदर मौजूद पॉइंट्स की शक्ल मुझे पता होनी चाहिए। आपको याद होगा आपने प्लेन्स की इक्वेशंस लिखी थी। अगर कोई भी आपके पास आर क्यूब में प्लेन हो तो आप उसकी इक्वेशन, उसके किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। अगर आपको उसके ऊपर किसी एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मालूम हो और उसके पैरेलल आपको दो वेक्टर्स मालूम हो। याद है वो दो वेक्टर्स जो है कॉमनली आप लेते थे u और v लेते थे, और आप प्लेन के किसी भी पॉइंट r का पोजीशन वेक्टर आप निकालते रहे हैं, क्या है, a प्लस टी यू प्लस एस वी। ये आप कहते रहे हैं क्या है, पोजीशन वेक्टर है ऑफ एनी पॉइंट ऑन प्लेन। अगर आपको मालूम है प्लेन के ऊपर किसी एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर और उसके दो पैरेलल वेक्टर्स, तो मेरे पास प्लेन के पॉइंट की शक्ल आ गई। लेकिन मैं थोड़ा सा इस वक्त डिफरेंट काम करने लगा हूँ, थोड़ा सा आसानी चाहता हूँ। मैंने जो प्लेन के ऊपर पॉइंट लिया है वो ए ले लिया, और जो प्लेन के पैरेलल वेक्टर ले रहा हूँ प्लेन के ऊपर वो ले रहा हूँ यूनिट वेक्टर्स, और ऐसे यूनिट वेक्टर्स ले रहा हूँ कि उनके दरमियान जो एंगल है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। यानी मैं प्लेन ले रहा हूँ कि उसके ऊपर एक पॉइंट है, लेट ए बी एनी पॉइंट ऑन प्लेन। उस प्लेन की बात कर रहा हूँ जो आर क्यूब में है, जिस प्लेन को मैंने सरफेस साबित करना है। और लेट पी यूनिट एंड क्यू यूनिट बी यूनिट वेक्टर्स in this plane and are mutually perpendicular। ऐसे वेक्टर्स हैं जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर और इस प्लेन में है। इस P कोई सा भी पॉइंट है प्लेन के ऊपर जिसका पोजीशन वेक्टर R है,
तो हम साबित कर चुके हुए हैं, हमें मालूम है कि उस सूरत में R इक्वल होता है A प्लस TU प्लस SV। यहाँ पे वेक्टर्स जो है U और V की बजाय मैंने P और Q ले लिए हैं, और जो मैंने पॉइंट लेना है R2 में वो U और V लेना है। तो यहाँ जो स्केलर्स लिए थे S और T, वो मैं यहाँ U और V ले रहा हूँ, जहाँ पे U और V क्या हैं, कोई से दो रियल नंबर्स हैं। ये प्लेन के ऊपर किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ गया, प्लेन के पॉइंट्स की शक्ल मुझे पता चल गई। यानी अब अगर मैंने डिफाइन करना है फाई आर स्क्वायर से इस प्लेन S के ऊपर, जिस प्लेन S को मैं सरफेस प्रूफ करना चाह रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि वो पॉइंट इस तरह का जवाब आना चाहिए। तो मैं डिफाइन करने लगा हूँ फाई आर स्क्वायर से S पे, किस तरह से कि जब फाई ऑपरेट हो U और V पर, तो क्या आंसर आए? आंसर आए प्लेन का ये वाला पॉइंट A प्लस U P प्लस V Q। ये मैंने फाई का फार्मूला बना लिया। मैंने फार्मूला बनाया है फाई का आर स्क्वायर से S के ऊपर। ये जो मैंने फाई बनाया है, इसका फार्मूला है कि जब भी आर स्क्वायर के किसी पॉइंट U और V पे ऑपरेट होता है, ये U V आर स्क्वायर में प्लेन में पॉइंट है, तो ये इमेज आता है, और ये वाला इमेज प्लेन का कोई सा पॉइंट है जिस प्लेन को हम सरफेस प्रूफ करना चाह रहे हैं। अब अगर इस फाई में कितनी खूबियाँ हों? 3 खूबियाँ। ये फाई बाइजेक्टिव हो, फाई कंटिन्यूस हो, और इस फाई का इन्वर्स भी कंटिन्यूस हो, तो यही R2 और फाई का पेयर जो है मेरा अटलस बन जाएगा। और जब भी मुझे किसी सबसेट S के लिए एक अटलस मिल जाएगा, तो प्रूव हो जाएगा कि वो सबसेट एक सरफेस है। तो मैंने अब देखना ये है कि ये जो फाई मैंने बनाया है, ये क्या बाइजेक्टिव है, क्या ये कंटिन्यूस है, क्या इसका इन्वर्स कंटिन्यूस है, ये बातें देखते हैं। चूंकि फाई का फार्मूला है कि ऑर्डर्ड पेयर U V पे ऑपरेट हो रहा है, तो आंसर आ रहा है A प्लस U P प्लस V Q। ये एक लीनियर फंक्शन है, और लीनियर फंक्शन ऑब्वियसली 1 भी होता है, ऑन टू भी होता है, कंटिन्यूस भी होता है। तो ऑब्वियसली मुझे इसमें कोई चीज़ प्रूफ नहीं करनी। ये जो फंक्शन डिफाइन किया गया है, ये फाई बाइजेक्टिव भी है, लीनियर फंक्शन है। हर पॉइंट R2 के U V के लिए मुझे एक पॉइंट प्लेन में मिल रहा है, और प्लेन के हर पॉइंट A प्लस U P प्लस V Q के लिए मुझे एक पॉइंट U V R2 में मिल रहा है। यानी ये 1 भी है, ऑन टू भी है, ये फाई कंटिन्यूस भी है। फाई का इन्वर्स बनाकर देखते हैं क्या वो भी कंटिन्यूस है या नहीं। फाई का ये जो आंसर आया है A प्लस U P प्लस V Q, ये किसके इक्वल है? R के। इस S प्लेन के किसी भी पॉइंट के मुझे चाहिए अब कि फाई इन्वर्स जब मैं R पे ऑपरेट करूं तो क्या जवाब आए। यानी मुझे यहाँ पे आंसर चाहिए कि जब मैं फाई इन्वर्स किसी R पे ऑपरेट करूं तो R2 का कोई आंसर आए, और वो जो फंक्शन बने वो फंक्शन क्या हो? कंटिन्यूस फंक्शन हो। आर स्क्वायर में जो पॉइंट्स थे वो क्या थे मेरे पास? वो मेरे पास U और V थे। मैंने ऑर्डर्ड पेयर U और V को लिया है, वो कहाँ है? R2 में है। तो मैं इस इक्वेशन से A इज इक्वल टू यू पी प्लस वी क्यू इज इक्वल टू आर, इस इक्वेशन से मैं मालूम करूंगा वैल्यू किसकी? U की और V की। इस इक्वेशन से U की वैल्यू मालूम करने के लिए मैं दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ P से। A डॉट P प्लस U P डॉट P प्लस V Q डॉट P इज इक्वल टू R डॉट P। इस A डॉट P को राइट पर ले जाएं, ये P डॉट P 1 बन गया। क्यों 1 बन गया?
क्योंकि मैंने ख़ास तौर पे ये वेक्टर p और q कैसे लिए थे, मैंने कहा था ये p और q यूनिट वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं, तो p डॉट p 1 हो गया, p डॉट q 0 हो गया। मैंने ये p और q वेक्टर्स कैसे लिए थे, जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स लिए थे, डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया। राइट साइड पे r डॉट p और ये a डॉट p राइट पर जाकर माइनस का a डॉट p, मेरे पास वैल्यू आ गई किसकी, u की। इसी तरह से मैं यहीं से ये जो मेरे पास है a प्लस यू पी प्लस वी क्यू इज इक्वल टू r, दोनों साइडों पर अगर डॉट प्रोडक्ट लूँ किसके साथ, q के साथ, तो a डॉट q हो जाएगा, राइट साइड पे r डॉट q हो जाएगा, ये a डॉट q राइट पर आकर माइनस का हो जाएगा, और p डॉट q 0 हो जाएगा, q डॉट q 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई v की, यानी मेरे पास जो फाई इनवर्स r है वो किसके इक्वल आ गया, u आ गया मेरे पास r डॉट p माइनस a डॉट p, और v आ गया मेरे पास r डॉट q माइनस a डॉट q। ये मेरे पास एलिमेंट आ गया किसका, r2 का, ये मेरे पास फार्मूला आ गया फाई इनवर्स का, और ये डॉट प्रोडक्ट लेंगे सिंपली a और p के दरमियान बनने वाले एंगल्स का कॉज आएगा, r और p के दरमियान बनने वाले एंगल्स का कॉज आएगा, कॉज उनका डिफरेंस कंटिन्यूस फंक्शंस होते हैं, तो फाई इनवर्स r भी क्या है, कंटिन्यूस है। फाई इनवर्स जो हमने बनाया है ये फाई इनवर्स भी क्या है, कंटिन्यूस है। कितनी बातें मुझे चेक करनी थी, फाई के लिए 3 बातें, फाई बाइजेक्टिव होना चाहिए, मैंने डायरेक्ट ही कह दिया बाइजेक्टिव है, कंटिन्यूस होना चाहिए, कंटिन्यूस है, इसका इन्वर्स बनाया ये भी कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब है फाई क्या है, एक होम्योमॉर्फिज्म है। जो फाई मैंने बनाई है R2 से S पे इज ए होम्योमॉर्फिज्म, और ये जो S है मैं इसको S इंटरसेक्शन R³ लिख सकता हूँ। तो मुझे ढूंढना था बेसिकली एक W, वो W मैंने यहाँ R³ ले लिया है कि S इंटरसेक्शन W और U आपस में होम्योमॉर्फिक हों, और वो U मैंने R2 ले लिया है। ये चूँकि पूरी की पूरी सरफेस ही बन गई है, तो अब मुझे मज़ीद कोई फाई कोई U वगैरह ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास अटलस आ गया है, क्या मेरे पास अटलस आ गया है R2 और फाई, और अटलस मिलने का क्या मतलब हुआ कि मेरे पास जो सबसेट S था R³ में, जो मैंने प्लेन लिया था, वो सरफेस की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, वो सरफेस है। प्रूव हो गया कि जो S यानी प्लेन इन R³ है वो क्या है, इज ए सरफेस है। जब भी R³ के किसी सबसेट को मैंने सरफेस प्रूफ करना होगा, तो मैंने कहा सबसे पहला काम मैं ये करूँगा, R² से S के ऊपर एक फंक्शन बनाने की कोशिश करूँगा जो क्या हो, जो बाइजेक्टिव हो, जो कंटिन्यूस हो, जिसका इन्वर्स भी कंटिन्यूस हो। अगर मैं ऐसा फंक्शन बनाने में कामयाब हो गया तो बेसिकली वो फंक्शन होगा R² से S इंटरसेक्शन R³ पे। बेसिकली क्या करना था, मुझे U को होम्योमॉर्फिक प्रूफ करना था S इंटरसेक्शन W के। मैंने U ले लिया ऐसी सूरत में R², और जो W लेना था वो मैंने R³ ले लिया। S R³ का सबसेट है, S इंटरसेक्शन R³ ऑब्वियसली S के इक्वल ही है। मुझे जो पैचेस ढूंढने थे, जो मुझे अटलस बनाना था, अटलस मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन के ऊपर मौजूद है, वो कौन सा, फंक्शन फाई और U R², ये मेरा अटलस है। और जब भी अटलस मिल जाएगा तो सेट S साबित हो जाएगा कि सेट S क्या है, एक सरफेस है। तो हमने प्रूव कर लिया कि प्लेन इन R³ जो होते हैं वो क्या होते हैं, सरफेसेस होते हैं। एक और एग्जाम्पल करने लगे हैं जिसमें हम प्रूव ये करेंगे कि जो हमारे पास राइट सर्कुलर सिलेंडर है विद यूनिट रेडियस और जिसका एक्सिस Z एक्सिस हो, वो एक सरफेस है। एक R³ का और सबसेट जिसको हम सरफेस साबित करना चाहते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे,
मैंने आपको बताया था कि जिस आर क्यूब के सबसेट को आपने सरफेस साबित करना है, आपके पास उसके पॉइंट्स की शक्ल होनी चाहिए। बात कर रहा है वो राइट सर्कुलर सिलेंडर की। जब आप ज़िंदगी में देखते हैं तो सिलेंडर इस तरह का होता है। सिलेंडर उन सारे पॉइंट्स का सेट होता है जिनका उस लाइन से डिस्टेंस इक्वल रहे। हमारे पास अगर स्पेस में एक लाइन हो और वो सारे पॉइंट्स इकट्ठे करें जिनका उस लाइन से डिस्टेंस इक्वल हो, उन पॉइंट्स के सेट को हम सिलेंडर कहते हैं। अगर फर्ज करें वो जो लाइन है, जिस लाइन से हमने पॉइंट्स का डिस्टेंस लेना है, वो लाइन मैं ले रहा हूँ यहाँ पे z एक्सिस, उसको हम सिलेंडर का एक्सिस भी कहते हैं। इस वक्त मैंने वो सारे पॉइंट्स लेने हैं जो यूनिट डिस्टेंस पर हों। वो सारे पॉइंट्स जो इस z एक्सिस से यूनिट डिस्टेंस पर हैं और स्पेस में हैं, वो सारे पॉइंट्स मिलकर बना रहे हैं क्या? राइट सर्कुलर सिलेंडर। वो वाला राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसका रेडियस यूनिट है। इन सारे पॉइंट्स का ये जो मैंने इकट्ठे किए हैं, z एक्सिस से डिस्टेंस 1 है, यूनिट रेडियस है। ये सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस हमने कहाँ से लिया है? z एक्सिस से लिया है। z एक्सिस जो है इस वक्त वो एक्सिस ऑफ सिलेंडर है। इस सबसेट ऑफ आर क्यूब को मैं S कह रहा हूं और मुझे प्रूव ये करना है कि ये S एक सरफेस है। S क्या है? सिलेंडर। कौन सा वाला सिलेंडर? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन आर क्यूब whose distance from इस वक्त जिस सेट S की हम बात कर रहे हैं, जिसको हम सिलेंडर कह रहे हैं, वो सेट S क्या है? आर क्यूब में पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स हैं जिनका z एक्सिस से डिस्टेंस हमेशा 1 है। इस सेट S को हमने सरफेस प्रूफ करना है। सबसे पहला काम, मेरे पास इस सेट S के एलिमेंट्स की शक्ल मौजूद होनी चाहिए, ताकि जब मैं फंक्शन डिफाइन करूं फाई आर स्क्वायर से S पे, तो मैं उस फंक्शन का कोई फार्मूला बना सकूं। सबसे पहला काम, मेरे पास S के एलिमेंट्स की शक्ल होनी चाहिए। S क्या हैं? वो पॉइंट्स हैं जिनका z एक्सिस से डिस्टेंस हमेशा 1 है। अगर फर्ज करें ये पॉइंट है सिलेंडर के ऊपर x, y और z, और मुझे इसका z एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है। बिल्कुल इसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो z एक्सिस पे पॉइंट आएगा उसका x और y दोनों 0 होंगे और उसका z कोऑर्डिनेट z होगा। जब मैं इसका z एक्सिस से ये डिस्टेंस निकालूंगा 2 पॉइंट फार्मूले से, तो ये बनेगा x माइनस 0 का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर प्लस z माइनस z 0 का स्क्वायर 0 और इज इक्वल टू, और ये डिस्टेंस कितना लेना है हमने? इज इक्वल टू 1। ये मेरे पास उन सारे पॉइंट्स की इक्वेशन आ गई। वो सारे पॉइंट्स जो इस सिलेंडर पर हैं, यानी वो सारे पॉइंट जिनका z एक्सिस से डिस्टेंस 1 है, वो सारे पॉइंट हमेशा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर मैं इस S को सेट की फॉर्म में लिखूं, तो इस सेट S में पॉइंट्स x, y और z आर क्यूब के पॉइंट्स हैं। वो वाले पॉइंट्स हैं जिनके लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। z कितना है? z के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आ रही, यानी z ऊपर भी हो सकता है प्लस का, नीचे माइनस का हो सकता है, z कुछ भी हो सकता है। अलबत्ता x और y हमेशा इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब मेरे पास s मौजूद है। अब मैं कोशिश करता हूँ एक फाई बनाऊँ R2 से S पे, कि जब मैं R2 के एक एलिमेंट u, v पे ऑपरेट करूं तो S का एलिमेंट आ जाए। यानी फाई जब मैं ऑपरेट करूं u, v पे, तो मेरे पास एलिमेंट आए x, y और z। लेकिन वो x, y और z जिसके लिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। ऐसा कौन सा फार्मूला बनाया जा सकता है कि जिसका x कोऑर्डिनेट मैं रखूं यहाँ पे कुछ, जिसका मैं y कोऑर्डिनेट कुछ रखूं,
और जब मैं उन दोनों का स्क्वायर लूँ तो आंसर स्क्वायर और सम करके कितना आ जाए, 1 आ जाए। याद है, ये तो सर्कल की इक्वेशन है। इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या लेते रहे हैं आप, कॉस थीटा साइन थीटा। तो यहाँ पर भी अगर मैं कॉस और साइन ले लूँ, थीटा नहीं, मुझे आंसर हमेशा या u का लाना है या v का लाना है। फर्ज करें मैं यहाँ पे cos u और sin u ले लेता हूँ। cos u और sin u लूँगा, सेम एंगल रखना पड़ेगा, ये नहीं कि cos u और sin v रख लूँ। cos u और sin u रखूँगा तो यहाँ पुट करूँगा तो दोनों साइडें बराबर हो जाएंगी, सेटिस्फाई हो जाएगा। दोनों को मैं v भी ले सकता हूँ, cos v और sin v भी ले सकता हूँ। और z कोऑर्डिनेट कितना, z कोऑर्डिनेट कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। मैं ऐसा करता हूँ, ये जो v है मुझे इसको भी जवाब में इस्तेमाल करना है, z कोऑर्डिनेट में v रख लेता हूँ। तो फाई मैंने डिफाइन किया है r² से s पे। जब भी किसी ऑर्डर्ड पेयर u और v पे ऑपरेट करता हूँ, आंसर क्या आ जाता है, cos u, sin u और v। ये पॉइंट हमेशा इस सरफेस के ऊपर है। इस फंक्शन में जो मैंने डिफाइन किया है, मुझे चेक करनी है 3 बातें। एक, इस फंक्शन को बाइजेक्टिव होना चाहिए, इस फंक्शन को कंटिन्यूस होना चाहिए, इसके इन्वर्स को भी कंटिन्यूस होना चाहिए। ये फंक्शन बहुत ऑब्वियस है, ये कॉस से बना है, साइन से बना है, सीधा सीधा v आ गया है। इस तरह के फंक्शंस हमेशा कंटिन्यूस होते हैं। ये बात तो कंफर्म है कि ऑब्वियसली फाई इज कंटिन्यूस। एक बात कंफर्म हो गई कि ये फाई जो है मेरे पास क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। अगर मैं इसका इन्वर्स बनाऊं तो वो भी साबित किया जा सकता है कि वो भी कंटिन्यूस है। मैं इस वक्त उसकी डिटेल में नहीं जा रहा। आल्सो फाई इन्वर्स इज कंटिन्यूस। और मैं दिल में ये दुआ मांग रहा हूँ कि ये बाइजेक्टिव भी हो। अगर ये बाइजेक्टिव भी हुआ तो मेरा सारा मामला हल हो जाएगा। यही मेरे पास पैथ बन जाएगा, यही मेरे पास पैरामीटराइजेशन बन जाएगी, मेरे पास अटलस बन जाएगा और प्रूव हो जाएगा कि जो S है वो एक सरफेस है। पहला स्टेप था कि जो S है उसके एलिमेंट्स की शक्ल होनी चाहिए। वो एलिमेंट्स की शक्ल जो है, हमने S के एलिमेंट्स बनाए। फिर हमारी कोशिश कि एक फाई बना लें r² से s पे, या कह लें s इंटरसेक्शन r³ पे। बेसिकली हमने फाई बनाना होता है u से s इंटरसेक्शन w पे, जिसमें कितनी खूबियाँ हों, 3। फाई बाइजेक्टिव हो, फाई कंटिन्यूस हो, फाई का इन्वर्स कंटिन्यूस हो। उसके लिए मैंने आपको मशवरा दिया है कि सबसे पहले आप कोशिश करें कि फाई आपका बन जाए इन खूबियों वाला r² से s पे, या इसको आप s इंटरसेक्शन r³ कह सकते हैं, यानी w को r³ लेते हुए 3 खूबियों वाला। जो फाई हमने बनाया है, हमने कहा ये फाई कंटिन्यूस भी है, इसका इन्वर्स भी कंटिन्यूस है, और ये फाई ऑन टू भी है। ऑन टू क्यों है? क्योंकि सरफेस का हर एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज बन रहा है। अगर ये 1-1 भी हो गया तो बाइजेक्टिव हो जाएगा, सारी खूबियाँ पूरी हो जाएंगी। अब ये 1-1 है या नहीं, ये बात हम देखते हैं। ये फाई हमने बनाया है R2 से, इधर R2 के एलिमेंट्स लिए हैं कौन से, u, v, और आंसर्स आ गए हैं हमारे पास सरफेस के, cos u, sin u और v। इसका जो पहला हिस्सा है cos u और sin u, ये बेसिकली इस सर्कल को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सिर्फ xy प्लेन में रहें तो ये सर्कल है। इससे सिलेंडर उस वक्त बनता है जब इसमें z कोऑर्डिनेट भी शामिल कर लेते हैं। अगर सिर्फ इतने की बात करें तो cos u, sin u, cos² u प्लस sin² u इज इक्वल टू 1, ये बेसिकली सर्कल की पैरामीटराइजेशन है। याद है जब हमारे पास सर्कल था x² प्लस y² इज इक्वल टू 1, और आपने इसकी पैरामीटराइजेशन की थी, तो आपने कहा था हम पैरामीटराइजेशन कर लेते हैं गैमा cos थीटा और sin थीटा।
और हमने कहा था कि थीटा को ले लेते हैं 0 से 2 पाई। 0 से 2 पाई ले लें तो हमारे पास क्या बन जाता है, ये सर्कल बन जाता है। यहां पे हमने थीटा की बजाय वेरिएबल यूज किया है u। यहां पे हमारे पास u और v R2 के एलिमेंट्स हैं। R2 के एलिमेंट्स होने का मतलब है u भी हमारा R में से है और v भी हमारा R में से है। जो u हमारा है वो सारे रियल नंबर्स है, लेकिन इससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो सकती है अगर हम u को सिर्फ कितना ले लें, 0 से 2 पाई तक। u को छोटा करके भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, u को छोटा करके भी मेरे पास सिलेंडर के सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। बेसिकली इस वक्त अगर मैं u को सारा r लेता हूं तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है। u सारे रियल नंबर्स लेता हूं तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है। क्यों नहीं है 1 1? मिसाल के तौर पे अगर u को 0 ले लिया जाए, फाई 0 v कैलकुलेट किया जाए तो क्या बन जाएगा, cos 0 1, sin 0 0, 1 0 और v बन गया। और अगर इस u को 2 पाई ले लिया जाए, u को फाई 2 पाई v कैलकुलेट किया जाए तो cos 2 पाई भी 1 होता है, sin 2 पाई भी 0 होता है। मैंने दो डिफरेंट एलिमेंट्स लिए हैं, 0v और 2 पाई v, लेकिन आंसर क्या आ गया है, सेम आ गया है। फाई जो है इसका मतलब है 1 1 नहीं है। तो ये जो फाई हमने डिफाइन किया है ये 1 1 नहीं है। 0 से 2 पाई के दरमियान में ही ये पूरा हो जाता है, बल्कि 2 पाई के ऊपर भी हमारे पास क्या हो जाता है, दोबारा वही पॉइंट आ जाता है। अगर हम u को रिस्ट्रिक्ट कर लें, u पूरा रियल नंबर्स का सेट लेने की बजाय हम u को ले लें 0 से 2 पाई तक, और v कौन सा मर्जी रियल नंबर ले लें और 2 पाई को भी शामिल कर लें, तो ये मेरे पास वो इस वक्त वो सेट है जो R2 का सबसेट है। इस सेट के लिए भी मेरे पास जो है पूरी सरफेस बन रही है, यानी मैं पूरा R2 लेने की बजाय अगर ये सेट ले लूँ, अगर फ़र्ज़ करें इस सेट का नाम मैं A रख लेता हूँ, इस सेट में क्या है, U और V हैं R2 में से, जिनके लिए u मैंने लिया है 0 से 2 पाई तक और v पे मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है, v सारे रियल नंबर्स हैं। ये वाला सेट है। अगर मैं फाई ले लेता हूं इस सेट A से S पे, तो ये फाई वही है। इसको मैं कह सकता हूं ये मैंने उसी फाई के फार्मूले को छोटा कर लिया है, रिस्ट्रिक्ट कर लिया है A पे। पहले फाई फार्मूला था पूरे r² पे, अब मैंने फाई रिस्ट्रिक्टेड ऑन A, रिस्ट्रिक्टेड ऑन A यानी आप इसको कहते हैं ये इसकी रिस्ट्रिक्शन है, डोमेन छोटी कर दी है, A से S ले लिया है। उसके लिए मुझे देखना ये है क्या फाई 1 1 है और क्या ये A ओपन सेट है। अगर फाई 1 1 है और A ओपन सेट है, फाई में बाकी खूबियां तो पहले ही सेटिस्फाई हो चुकी हैं। हमें पता है फाई कंटिन्यूस है, फाई का इन्वर्स कंटिन्यूस है, फाई ऑन टू है। फाई 1 1 हो और जो पहला सेट ले रहे हैं वो ओपन सेट हो तो फाई हमारा पैच बन जाएगा, फाई हमारे पैच की सारी खूबियां सेटिस्फाई कर रहा होगा, और क्योंकि इससे रेंज पूरी S बन रही है तो यही हमारा अटलस बन जाएगा फाई A और A से। फाई A जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है हमने फाई की, याद रखें अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस हो, कोई फंक्शन का इन्वर्स कंटिन्यूस हो तो उसकी रिस्ट्रिक्शन में भी ये सारी खूबियाँ मौजूद होती हैं। फाई कंटिन्यूस है, फाई की रिस्ट्रिक्शन भी कंटिन्यूस है, फाई इन्वर्स कंटिन्यूस है, फाई A इन्वर्स फाई की रिस्ट्रिक्शन है, ये भी कंटिन्यूस है, और फाई A भी इस वक्त ऑन टू ही है। हमने ये ऑन टू ही बनाया है, इससे सारे S बन रहे हैं, कोई छोड़ा नहीं है हमने। क्या ये 1 1 है? ये अभी भी 1 1 नहीं है। ये जो फाई की बजाय हमने फाई की रिस्ट्रिक्शन ऑन A ली है, ये भी 1 1 नहीं है। क्यों 1 1 नहीं है? क्योंकि इसमें
u के लिए 0 भी मौजूद है, u के लिए 2 पाई भी मौजूद है और 0 और 2 पाई पे आंसर सेम आ रहा है। वजह यही वाली बात है, फाई 0v और फाई 2 पाई v दोनों इस सेट में मौजूद हैं और आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। एलिमेंट्स डिफरेंट है, इमेज सेम है। फाई a रिस्ट्रिक्टेड ऑन a भी 1 1 नहीं है। अगर हम ऐसा करें, इसमें से या 0 छोड़ दें या 2 पाई छोड़ दें, फ़र्ज़ करें मैं b ले लेता हूं क्योंकि बस इन्हीं दो पे एलिमेंट जो है वो रिपीट हो रहे हैं, बाकी दरमियान में एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहे। कॉज और साइन की वैल्यू 0 और 2 पाई के दरमियान कभी भी सेम नहीं आती, सिर्फ 0 और 2 पाई पे सेम आती है। v तो वैसे ही डिफरेंट है, कॉज u और साइन u की वैल्यू 0 और 2 पाई के दरमियान कहीं भी सेम नहीं आती, सिर्फ 0 और 2 पाई पे सेम आ रही है। तो अगर मैं या 0 निकाल दूं या 2 पाई निकाल दूं, a को और छोटा कर दूं, तो फिर देखते हैं फिर क्या होगा। उस सेट का नाम मैं b रख रहा हूं, b सेट में रख रहा हूं मैं u और v जो R2 के एलिमेंट्स हैं। मैं रिस्ट्रिक्शन लगा रहा हूं, फ़र्ज़ करें 2 पाई पे, u ले रहा हूं मैं 0 से लेकर 2 पाई तक, 2 पाई मैंने बीच में से निकाल दिया। अब मेरी जो डोमेन है वो इसमें ये वाली लाइन मौजूद नहीं है। 2 पाई वाली लाइन u के लिए 2 पाई वाली वैल्यू मौजूद नहीं है। क्या अब अगर मैं फाई की रिस्ट्रिक्शन लेता हूं ऑन b से s पे, तो क्या अभी भी ये रिस्ट्रिक्शन ऑन टू है? हाँ, ये रिस्ट्रिक्शन अभी भी ऑन टू है। ये रिस्ट्रिक्शन 1 1 भी है। अब कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। जब डोमेन को छोटा करते हैं तो हो सकता है ऑन टू ना रहे। डोमेन को छोटा करने से फंक्शन के 1 1 बनने के चांसेस हो जाते हैं और ऑन टू होने के चांसेस कम हो जाते हैं। हो सकता है डोमेन कम करने से कुछ एलिमेंट्स इमेजेस ना बन रहे हों, लेकिन यहाँ पे अभी तक जो मैंने डोमेन कम करके b की है, फाई b लगाया है, b से s के ऊपर फाई की रिस्ट्रिक्शन ये अभी भी ऑन टू है, ये 1 1 भी है। क्या पहला सेट ओपन है b जो है ये वाली स्ट्रिप है, इसमें u की वैल्यू 0 मौजूद है। हमने u की वैल्यू 0 मौजूद है, हमने u को 0 भी शामिल किया है। ये y एक्सिस इसमें मौजूद है। क्या ये R2 का ओपन सबसेट है? क्योंकि हमने जब फाई बनानी है तो पहला सेट u ओपन होना चाहिए, दूसरा सेट में w ओपन होना चाहिए। दूसरा सेट में जो w है वो तो हमने R³ लिया है, ओपन ही है। पहला, इससे पहले तक हमने R2 लिया था स्टार्ट में, वो ओपन ही था। क्या इस वक्त जो b है ये ओपन है? ये b ओपन नहीं है। क्यों ओपन नहीं है? ये वाले जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट को सेंटर लेकर जब भी हम ओपन बाल बनाते हैं तो कुछ हिस्सा b के अंदर है और ये वाला हिस्सा b से बाहर जा रहा है। b हमारा ये स्ट्रिप है। ये वाले पॉइंट जो हैं इनके लिए ओपन सेट की कंडीशन पूरी नहीं हो रही है। ओपन सेट की कंडीशन ये थी कि ओपन सेट उस वक्त होगा जब सेट के हर एलिमेंट के लिए, हमने कहा था एक सबसेट u ओपन होगा अगर हम u के हर एलिमेंट x के लिए एक पॉजिटिव रियल नंबर r ढूंढ लें कि SRX u का सबसेट रहे, ये हमने कहा था। लेकिन अगर मैं ये वाला x लेता हूँ और रेडियस r लेकर ओपन बाल बनाता हूँ, ओपन बाल मुझे पता है R2 के अंदर इस तरह की डिस्क्स बनते हैं। इस ओपन बाल में ये वाला हिस्सा आप देख सकते हैं ये सेट B से बाहर है। ये जो B है ये हमारे पास ओपन सेट नहीं है। B इज नॉट एन ओपन सेट। तो ये जो है पैच की सारी खूबियां सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 1 1 हमने इसे बना लिया छोटा करते करते फाई की डोमेन को। ऑन टू अभी तक था, लेकिन जो पहला सेट था उसे ओपन होना चाहिए था, वो ओपन नहीं है। कैसे ओपन हो सकता है? ये ओपन हो सकता है अगर हम इस लाइन को भी डोमेन में से निकाल दें। फिर इस स्ट्रिप के दरमियान वाले किसी भी पॉइंट के लिए आप
ऐसा आर ढूंढ सकेंगे कि एस आर एक्स यू का सबसेट रहे, यानी ये ओपन सेट हो जाएगा। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि पैच बनाने के लिए, पैच की सारी खूबियाँ सेटिस्फाई करने के लिए मैं इस बी को और छोटा कर रहा हूँ। इस दफ़ा मैं फ़र्ज़ करें इसका नाम सी रख लेता हूँ। इसमें भी एलिमेंट्स u और v हैं। R2 के कौन से एलिमेंट्स लिए हैं जिनके लिए u 0 से बड़ा और 2 पाई से छोटा है, अलबत्ता v पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये वाली पूरी स्ट्रिप है। अब इधर वाली लाइन भी मौजूद नहीं है, इधर वाली लाइन भी मौजूद नहीं है। अब मैं फाई की रिस्ट्रिक्शन ले रहा हूँ। फाई का फार्मूला वही है, बस डोमेन छोटी कर दी है सेट C से S के ऊपर। अब ये 1 1 भी है, बाकी सारी खूबियाँ तो पहले ही मौजूद थी। पहला सेट C ओपन भी है, पैच की सारी खूबियाँ मौजूद हैं। एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है। वो गड़बड़ ये हो गई है कि ये जो फाई ऑफ C है ये ऑन टू नहीं है। ये जो फाई की रिस्ट्रिक्शन ऑन C है ये ऑन टू नहीं है। क्यों ऑन टू नहीं है? बेसिकली ये जो पूरा सर्कल बनना था x² + y² = 1², ये बन रहा था u 0 से 2 पाई के दरमियान। 2 पाई को पहले हमने छोड़ा तब भी सर्कल बनता रहा, अब हमने 0 भी छोड़ दिया, अब सर्कल नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि जो हमारे पास फाई ऑफ 0 बन रहा है, जो कि हमारे पास इस फार्मूले के मुताबिक cos 0 1 sin 0 0 और v 1 0 और v है, ये बेसिकली 1 0 v जो है ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, ना इधर गए ना इधर गए, v सारा ये वाली स्ट्रेट लाइन, ये वाली स्ट्रेट लाइन जो है अब सिलेंडर में से गायब हो गई है। अब जो हमारे पास इसकी इमेज बनी है वो पूरा S नहीं बना है, वो बल्कि S का एक सबसेट बना है। कौन सा सबसेट बना है? अगर हम पिक्चर में देखना चाहें तो पहले ये पूरा सिलेंडर था, ऊपर भी इन्फिनिटी तक, नीचे भी इन्फिनिटी तक। अब इस सिलेंडर में से ये एक लाइन गायब हो गई है। आप कह सकते हैं कि इस तरह की सिचुएशन आ गई है कि ये वाली एक लाइन जो है वो गायब हो गई है, ये एक लाइन इसमें मौजूद नहीं है। इमेज तो बनी है लेकिन अब ये ऑन टू नहीं रही, अब ये S का एक सबसेट बन गया है। आप कह सकते हैं कि जो फाई की रिस्ट्रिक्शन C पर है, C से S के ऊपर, अब अगर इस S में से हम निकाल दें कौन से पॉइंट, पूरा S नहीं बन रहा, कौन से पॉइंट नहीं बन रहे, 1 0 v वाले पॉइंट्स नहीं बन रहे हैं। 1 0 और v, जहाँ पे v क्या है, कोई सा रियल नंबर है, ये वाले पॉइंट्स नहीं बन रहे, बाकी सारा बन रहा है। अब ये वाली जो रिस्ट्रिक्शन है ये एक पैच है। आप कह सकते हैं फाई C एक पैच है, लेकिन ये पैच जो है ये पूरी सरफेस S को कवर नहीं कर रहा। ये S में से एक इस तरह से बारीक सी लाइन रह गई है। क्या सरफेस साबित हो गया है? बिल्कुल भी नहीं। अभी ये सरफेस का प्रूव होगा जब हमें पैचेस का ऐसा कम्बिनेशन मिल जाए, पैचेस की ऐसी कलेक्शन मिल जाए जिससे पूरी सरफेस बन रही हो। अभी हमने क्या किया है, अभी इस सरफेस में से ये वाली लाइन रह गई है। ऐसा करते हैं, एक और पैरामीटराइजेशन ढूंढते हैं, एक और पैच ढूंढते हैं, इसी की रिस्ट्रिक्शन बनाते हैं कि उसमें ये लाइन आ जाए, कोई और लाइन छूट जाए। इसी आइडिया को यूज़ करते हुए इसी सिलेंडर के ऊपर इसी की ऐसी रिस्ट्रिक्शन बनाते हैं कि ये वाली लाइन आ जाए और कोई दूसरी लाइन छूट जाए। पहले हमने 2 पाई छोड़ा था u में से और फिर 0 छोड़ा था, मसला हल हो गया था। अब हमें क्या करना चाहिए? अब हम ऐसा करते हैं कि स्टार्ट में ही 0 से 2 पाई लेने की बजाय कोई और इंटरवल ले लेते हैं। फाई की रिस्ट्रिक्शन लेने लगे हैं। पहले R2 पे था,
उस वक्त u सारे रियल नंबर थे, v सारे रियल नंबर थे। सबसे पहले हमने फाई की रिस्ट्रिक्शन ली, u पे रिस्ट्रिक्शन लगा ली, 0 से 2 पाई, पूरा सर्कल बन रहा था। उससे हमने देखा जो हमारे पास फंक्शन फाई रिस्ट्रिक्शन वाला बना था वो 1 1 नहीं था, उसका 0 और 2 पाई वाला आंसर सेम था। हमने 2 पाई निकाल दिया, एक और रिस्ट्रिक्शन ले ली। 2 पाई निकालने के बाद हमारे पास बी सेट पे रिस्ट्रिक्शन आ गई फाई की बी सेट वाली रिस्ट्रिक्शन में 1 1 भी बन गया था, ऑन टू भी बन गया था, लेकिन सेट बी जो है वो ओपन नहीं था। हमने फिर 0 वाली लाइन भी निकाल दी। अब सारी खूबियां पैच की सेटिस्फाई हो गई, लेकिन अब मसला आखिर में ये पैदा हो गया कि सी पे रिस्ट्रिक्टेड वाली जो इमेज है वो पूरी सरफेस एस नहीं है, उसमें से एक लाइन छूट गई है। हम जैसे पहले किया था उसी तरह से, अलबत्ता R2 के में से जो u लिया था 0 से 2 पाई, हम ऐसा लेते हैं कि सर्कल तो बन जाए पूरा, लेकिन जो है लाइन जो छूटे वो ये वाली ना छूटे, कोई और छूटे। यही फाई सेम, इसकी रिस्ट्रिक्शन लेने लगा हूं मैं। एक सेट फर्ज करें D बना लेता हूं जिसमें u और v एलिमेंट्स हैं R2 के, और u जो है वो इस दफ़ा मैं ले लेता हूं 2 पाई इंटरवल का ही, लेकिन 0 से 2 पाई लेने के बजाय -पाई से पाई ले लेता हूं। और जैसे 0 2 पाई में हमें दोनों पॉइंट्स निकालने पड़े थे सारी खूबियां सेटिस्फाई करवाने के लिए, इसलिए मैंने इसमें से भी -पाई और पाई निकाल दिए हैं। इंटरवल की लेंथ 2 पाई ही रखी है, पाई में से -पाई को माइनस करें तो 2 पाई बनती है। पूरा सर्कल ही बन रहा है, सिर्फ एक लाइन नहीं बन रही। कौन सी? जो पाई लेने पर या -पाई लेने पर आंसर आ रहा है। फाई पाई v मालूम करें। फाई पाई v क्या बनेगा? कॉस पाई कितना बनेगा? कॉस पाई -1 होता है, साइन पाई 0 होता है, और v -1 और 0, यानी यहां पर ये जो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ये सिलेंडर जहां कट कर रहा है वो वाली लाइन अब शामिल नहीं होगी। मैं फाई की रिस्ट्रिक्शन ऑन d ले रहा हूं। d मैंने ये वाला सेट लिया है, d से s के ऊपर, लेकिन s में से निकाल रहा हूं पाई वाले आंसर्स को, जो कि क्या बन रहे हैं -1 0 से v, जिसमें v कोई सा रियल नंबर है। बेसिकली ये भी सिलेंडर ही बन रहा है, पूरा सिलेंडर बन रहा है। मास y1 के कौन से वाले पार्ट के? यहां पर जो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाइन आ रही है इस सिलेंडर के ऊपर, वो वाली लाइन इसमें शामिल नहीं है। कौन सी वाली लाइन? ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, जिसके लिए x की वैल्यू कितनी है? -1, y की वैल्यू 0, यानी ना इधर जा रहे हैं ना इधर जा रहे हैं, और z की वैल्यू v, वो कोई सा भी रियल नंबर हो सकती है। ये पूरी की पूरी लाइन मिस हो गई है। यानी अब हमारे पास फाई की रिस्ट्रिक्शन ऑन d, जहाँ पे d इस सेट को लिया जाए, ये फाई भी जो है ये भी सारी पैच की खूबियों को सेटिस्फाई कर रही है। आप कह सकते हैं d फाई d जो है इज़ आल्सो ए पैच, ये भी एक पैच है। और अटलस हमारे पास क्या बना? पहले सिलेंडर में ये वाली लाइन नहीं आ रही इमेज में, दूसरे की दफ़ा पैच की दफ़ा ये वाली लाइन नहीं आ रही इमेज में, लेकिन अगर इन दोनों इमेजेस का यूनियन लें, दोनों को ग्लू कर दें आपस में, तो पूरा का पूरा सिलेंडर बन रहा है। तो ये हमारे पास पैच है। कौन कौन सा? C और फाई की रिस्ट्रिक्शन ऑन C, और D और फाई की रिस्ट्रिक्शन ऑन D, ये हमारे पास क्या है? पैचेस का कम्बिनेशन अटलस है। और जब भी हमें किसी R³ के सबसेट के लिए अटलस मिल जाए तो आप कह सकते हैं वो सबसेट क्या है? सरफेस है। यानी जो सेट लिया था S, जिसमें क्या थे? x y z, जो क्या थे? R³ के पॉइंट से, जिनमें x² + y² किसके इक्वल था? 1 के, यानी ये सिलेंडर था। ये सिलेंडर राइट सर्कुलर सिलेंडर था जिसका एक्सिस था, यूनिट सिलेंडर था। ये सेट S इज़ ए सरफेस, इसमें सरफेस की खूबियाँ मौजूद हैं।
तो किसी भी आर क्यूब के सबसेट को जब हमने क्या साबित करना होगा, सरफेस, तो हमें ढूंढना होगा उसका एक अटलस। अगर ऐसा करने में हम कामयाब हो गए तो हमें अटलस मिल गया, तो इसका मतलब होगा वो सेट S क्या है, वो सेट S एक सरफेस है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और सरफेसेस की एग्जांपल्स को देखेंगे। आज के लिए इतना ही।